Now comes to the chapter 3, that is salient feature of the constitution. इसमें एक चीज़ और, चैप्टर शुरू करने से पहले जहाँ पे चैप्टर का नंबर एंड टॉप चैप्टर का नाम लिखा होगा, वहाँ पे चैप्टर के अंदर जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे, जो भी हम केसेस पढ़ेंगे, उनको हमने यहाँ पे भी रख दिया है ताकि याद करने में, रिलेट करने में थोड़ी सी आसानी रहे कि कौन सा अमेंडमेंट हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था। तो कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा दूर करने के लिए ये कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। सो सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला जो फीचर था कि ये हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहा। ओरिजिनली इस कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे जो कि बढ़ के 25 हो गए एज ऑफ 2019। आर्टिकल्स 395 से 475 हो गए एंड शेड्यूल 8 से 12 हो गए। इसका रीज़न क्या था, क्या क्या फैक्टर्स थे, किस वजह से ये इतना लंबा बना कॉन्स्टिट्यूशन? ड्यू टू द 4 फैक्टर्स: जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनेट्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स, क्योंकि हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी है, हमारी इंडिया में वास्टनेस है, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा बना क्योंकि हर किसी के पॉइंट को शामिल किया गया। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी सारा पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था वो खुद में ही बड़ा था और मोर देन 50% हमने वहाँ से ही चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया है। ये हमारा था हिस्टोरिकल फैक्टर्स। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेंटर है, जो स्टेट्स हैं, उनके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है अमेरिका की तरह। हमारी इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। जो संविधान सेंटर के लेवल पे लागू होगा वही सेम संविधान स्टेट लेवल पे भी लागू होगा। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था ये, जो कि सेंटर के लिए भी था और स्टेट के लिए भी था। थर्ड, डोमिनेंस ऑफ द लीगल लुमिनर्स, कि जो लीगल चीज़ें हैं, लीगल लुमिनर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उनको डोमिनेंट रखा गया। साथ के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन देश बनाते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं कि गवर्नेंस को किस तरह से चलाना है। बट हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्नेंस को चलाने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी किस तरह से ध्यान देना है, ये पॉइंट्स भी मेंशन किए गए। ये 4 रीज़न थे जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट बना। सेकंड, जो सेलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इसको वेरियस सोर्सेज से ड्रॉन किया गया है, लिया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: स्ट्रक्चरल, फिलोसफिकल एंड द पॉलिटिकल। स्ट्रक्चरल जो पार्ट है, जैसा कि हमने कहा कि इसका जो बेस तैयार किया गया, जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया, मोर देन 50% जो कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ ले लिया गया और बाकी का कुछ चेंजेस करके लिया गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार हुआ। फिलोसफिकल, लाइक फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये हमने दूसरी कंट्री से लिए। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका एंड DPSP हमने आयरिश से लिए। पॉलिटिकल की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, वी नो डैट हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पॉलिटिक्स किस तरह से, एग्जीक्यूटिव किस तरह से काम करेंगे, लेजिस्लेटिव किस तरह से काम करेंगे, ये चीज़ें हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली। देन थर्ड सेलियंट फीचर हमारा आ गया, दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लैक्सिबिलिटी। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में या तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है या तो वो रिजिड होगा या वो फ्लैक्सिबल होगा। अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो रिजिड है, अगर हम ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो फ्लैक्सिबल है। आप कैसे डिफाइन करेंगे कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैक्सिबल है या रिजिड? ये डिफाइन किया जाएगा बाय द अमेंडमेंट्स कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना कितना आसान है। अगर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इट मीन्स वो रिजिड है। अगर आसान है, अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं, इट मीन्स वो फ्लैक्सिबल है। बट अपनी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है ना ही फ्लैक्सिबल है। अपनी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी के बीच का। इट मीन्स कुछ अमेंडमेंट्स जो लाने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लाना मुश्किल है और कुछ अमेंडमेंट्स को लाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट की परमिशन की भी ज़रूरत होगी और कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ आ सकते हैं।
तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। इसको एक वर्ड में डिफाइन किया जाए तो आर्टिकल 368 इस चीज़ को डिफाइन करता है, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर ये गिवन है कि अगर आपको प्रोविजंस को, किसी आर्टिकल को, किसी प्रोविज़न को अमेंड करना है तो उसके दो तरीके हैं, और वो दो तरीके आर्टिकल 368 बताते हैं। पहला तरीका ये है कि या तो स्पेशल मेजॉरिटी प्रूफ की जाए, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनकी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी रेक्टिफिकेशन हो, तब वो अमेंडमेंट्स पास होंगे। ये आर्टिकल 368 के अंदर है। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जा सकते हैं, और सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंडमेंट पास किए जा सकते हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते। 368 के अंदर सिर्फ दो आएंगे, स्पेशल मेजॉरिटी एंड सेकंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। आई होप आप बुक खोल के बैठे होंगे। चौथा जो सेलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डेट इज़ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल इट मीन्स पावर का डिवीज़न है, दो गवर्नमेंट का सिस्टम है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो फेडरल सिस्टम है, फेडरेशन में क्या किया जाता है, टू गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, एंड बाईकैमरलिज्म है। अगर हम अपनी इंडिया का देखें तो हमारी इंडिया में जो सिस्टम है वो तो फेडरल सिस्टम है, वहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर है। बट अनलाइक यूएसए में जहाँ पे स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म है, हमारे यहाँ पे ये फेडरलिज्म स्ट्रिक्ट नहीं है। फेडरलिज्म हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बायस है टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द यूनियन। बायस कैसे है हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कैसे है। फेडरल की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे कि दो गवर्नमेंट सिस्टम है, डिवीज़न ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा जाता है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एंड बाईकैमरलिज्म है। लेकिन हम फिर भी ये बोल रहे हैं कि ये यूनिटरी बायस है। वाई वी आर सेइंग दिस, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नॉन फेडरल फीचर्स भी प्रेजेंट हैं। वट आर दोज नॉन फेडरल फीचर्स? स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो यूनियन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इट मीन्स अंडर द उसके जो लॉस हैं, उसकी जो पावर है वो कुछ केसेस में ओवरराइड कर जाएंगी ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, ओवर द स्टेट, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और सेंटर के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नॉन फेडरल का फीचर है। एंड सिंगल सिटीजनशिप इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द नॉन फेडरल। हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट के साथ साथ इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट अ पार्ट ऑफ द नॉन फेडरल फीचर। इसी की वजह से हमने कहा कि कुछ नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं और कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं। दैट्स वाई वी यूज टू से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर एक ये भी है कि वो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, कि फेडरल सिस्टम तो है बट वो यूनियन और वो सेंटर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ है, उसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है। फिफ्थ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक नॉमिनल हेड होता है, एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है। नॉमिनल हेड हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव हेड की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है। जो मेजॉरिटी में जो पार्टी आती है वो रूल करती है, ओके। जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टूवर्ड्स द लेजिस्लेटिव। डिसोल्यूशन होता है हमारे यहाँ पे लोकसभा का या स्टेट में बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आती हैं, और हमारी इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, और ये सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया था। लेकिन फिर भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म और हमारे यहाँ पे फिर भी डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस क्या है कि ब्रिटिश स्टेट में जो नॉमिनल हेड है वो हेरिडेटरी है, जो नॉमिनल हेड है ब्रिटिश स्टेट में वो हेरिडेटरी है, जबकि हमारी इंडिया में जो नॉमिनल हेड है वो इलेक्टेड है। अब वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो रही है या इनडायरेक्टली वो बात की बात है, बट वो डायरेक्टली है। हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री है, वहाँ पे इलेक्ट होंगे हेड, वो हेरिडेटरी नहीं है। वहाँ पे ब्रिटिश में
पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन बॉडी है, उसकी अथॉरिटी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि अपनी इंडिया में पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं है। पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना रहा है और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, देन सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर कि उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सके। तो ये दो डिफरेंस हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और हमारे यहाँ की सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और सेलिएंट फीचर क्या है कि सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, हमारे यहाँ पे ना ही पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है ना ही जुडिशियल सुप्रीमेसी है, हमारे यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करें तो ये ब्रिटेन में है, ब्रिटिश में है। जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करें तो ये अमेरिका में देखने को हमें मिलती है, जहाँ पे जो जुडिशियल है वो सबसे ऊपर है पार्लियामेंट, और ब्रिटेन में पार्लियामेंट सॉवरेनिटी है। लेकिन हमारे यहाँ पे इन दोनों को आपस में दोनों से जोड़ा गया है कि कहीं पावर किसी एक के हाथ में इतनी ना आ जाए कि वो मिसयूज़ करने लग जाए। इसलिए पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पे जुडिशियल रिव्यू करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट को रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को रखा है। इट मीन्स और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए अंडर द आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हैं। सो दे हैव राइट, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो सॉवरन है, बट वो इतना सॉवरन नहीं है कि किसी भी अमेंडमेंट किसी भी तरह के अमेंडमेंट को ला सके और लॉ निकाल सके, क्योंकि उसके ऊपर फिर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है बाय द जुडिशरी। तो जुडिशियल सुपरमेसी भी कुछ जगहों पर है। उसके बाद इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट है। फेडरल सिस्टम में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट के साथ साथ इंटीग्रेटेड भी है। अगर हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, वहाँ पे जो अमेरिकन स्टेट है उसके लेवल पे अलग जुडिशरी होगी और बाकी स्टेट्स की अलग जुडिशरी होंगी, और वो दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जबकि अपनी इंडिया में इंटीग्रेटेड है, इट मीन्स सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे हायरकी ऑफ द कोर्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाकी के कोर्ट्स आ जाते हैं। कोई भी डिसीजन जो कि हाई कोर्ट में लिया गया है, जो कि हाई कोर्ट में जो जजमेंट आई है, अगर कोई पर्सन चाहे तो उसको चैलेंज कर सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट, अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, जहाँ पे आप अपील कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ही इज़ द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है एंड गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किस तरीके से रखा गया? जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कुछ प्रोविजंस के द्वारा रखा गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जुडिशरी में जो जजेस की सैलरी होगी, अलाउंस होगा, जो भी प्रिविलेजेस होंगे, उसके बाद जो भी जितने भी एक्सपेंस होंगे रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, डिस्कशन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का पार्लियामेंट के अंदर। आफ्टर द रिटायरमेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एंड प्लस एग्जीक्यूटिव को सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी से अलग रखा गया है, और जितने भी एक्सपेंस होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाएंगे, उस पर किसी भी तरह की वोटिंग नहीं होगी। जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस होंगे, उस पर वोटिंग नहीं होगी पार्लियामेंट की। इस तरीके से कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को मेंटेन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है टू पनिश इट्स कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर भी है। देन फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स लाई क्यों गए? ताकि आप हमेशा देखिएगा जिसके पास पावर है वो और ज़्यादा पावर लेने की कोशिश करता है, दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए लाए गए ताकि जो टायरेनी ऑफ एग्जीक्यूटिव है एंड आर्बिट्री लॉस कि पार्लियामेंट कोई भी किसी भी तरह के उल्टे सीधे लॉस बना सकते हैं, उन पे लिमिटेशन लगाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को लाया गया। अब फंडामेंटल राइट्स सिर्फ पेपर में लिखे ना रह जाए, इसलिए जो उसका गारंटर है
जो उसका गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स का हनन अगर हो रहा है तो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो ये सिर्फ पेपर में लिख के ना रह जाए। इस वजह से जुडिशियरी को ये काम दिया गया कि वो देखे कि किसी के फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन तो नहीं हो रहा। लेकिन एक और यहाँ पे चीज़ है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। जो इंडिया वालों को मिले हुए हैं वो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स नहीं है। उनको पार्लियामेंट के द्वारा उनको रिपेल किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, और उसके बाद उस पर काफ़ी सारी रीजनल रिस्ट्रिक्शंस हैं। लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कोई भी फंडामेंटल राइट्स हटाए जा सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं, जो कि किए भी गए। एंड नेशनल इमरजेंसी के केस में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स जो जाता है हमारा, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जाता है। उसके बाद बाकी के फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं अंडर द नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली में हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी दिलाते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस दिलाते हैं। कैसे कि किसी को भी वोटिंग से अलग नहीं किया जाएगा और किसी के लिए भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी वोटिंग में। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड जस्टिस को अचीव करने में हेल्प करते हैं। देन हमारे पास आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट कम्स अंडर द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। मिनर्वा मिल्स केस था इसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे बेड रॉक पे है जहाँ पे बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSPs बना हुआ है। सो उन्होंने कहा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट दी गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा केस। जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पे पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या किसी और कोर्ट में जा सकता है, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हनन होने से कोई जो पर्सन है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए कोई लॉ बनाया गया है, वो लॉ अगर टूट रहा है देन द पर्सन आर अलाउड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेसिस पे कोई नहीं जा सकता बिकॉज दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड जस्टिस को अचीव करने में हेल्प करते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस को अचीव करना मुश्किल है, टाइम टेकिंग है। पॉलिटिकल इक्वलिटी को अचीव करना टाइम टेकिंग नहीं है। सबको राइट टू वोट, सबको फ्रेंचाइजीज दे दी, एडल्ट सफराइज दे दिया, सारे के सारे इक्वल हो गए पॉलिटिकली। बट इस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे धीरे धीरे काम चल रहा है ताकि लोगों को सोशल इकोनॉमिकल इक्वलिटी प्रोवाइड की जा सके और जस्टिस प्रोवाइड की जा सके। बट अगेन कीप इन योर माइंड, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये नॉन जस्टिशिएबल है नेचर में। इनके हनन होने पे जो पर्सन है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, जबकि फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पे पर्सन कोर्ट में जा सकते हैं। देन सेलियंट फीचर्स ऑफ अगेन कोऑपरेटिव फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया अंडर द आर्टिकल 51A में इनको ऐड किया गया। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई। एक फंडामेंटल ड्यूटी बाद में मेंशन की गई थी, पहले 10 थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिशिएबल है नेचर में, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रैटर्निटी को बढ़ाने के लिए, ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए लाई गई। देन कम टू द वर्ड्स अ सेक्युलर स्टेट। दिस इज द अनदर सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर वर्ड को भी ऐड किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 42 ऑफ 1976। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट था। इसमें यह कहा गया था कि ऑफिशियली जो स्टेट है उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ऑफिशियल रिलीजन ना होने की वजह से क्या होगा कि नो मैटर कौन से रिलीजन का स्टेट इंडियन स्टेट के पास जा रहा है, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है या किसी दूसरे रिलीजन का है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सबके लिए जो लॉ है वो पहले आएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ आएगी।
उसके बाद द प्रियम्बल ने सिक्योर्स किया कि सारे के सारे सिटीजन्स की लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप को किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी और हर कोई फ्री है अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, और किसी भी पर्सन को किसी भी तरह के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे ऐसे इंस्टीट्यूट में जिसको स्टेट कंट्रोल कर रही है, और किसी भी सेक्शन के सिटीजन को ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, वो अपने ग्रंथ, वो अपने रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सके, कंजर्व करके रख सके। जितने भी इसमें माइनॉरिटीज़ को भी राइट दिए गए रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें थी जो आई थी हमारे यहाँ पे। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो कि ब्रिटिश के टाइम पे लाया गया था, कि जो मुस्लिम्स का इलेक्टोरेट है वो अलग बनेगा, सिख का इलेक्टोरेट अलग बनेगा। इस सिस्टम को एबॉलिश किया गया, एबॉलिश्ड ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसकी जगह रिजर्वेशन दे दिया गया कि कोई माइनॉरिटीज़ क्लास से बिलोंग करता है या कोई डिप्रेस्ड क्लास से बिलोंग करता है तो उसको रिजर्वेशन दे दिया जाए, बट इलेक्शन में ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। इसको एबॉलिश किया गया। जिस तरह से अमेरिका में ये जो सेक्युलर स्टेट है बहुत स्ट्रिक्ट है, पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है, पॉलिटिक्स और रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं करते। वहीं हमारी इंडिया अगर प्रोवाइड कर रही है फ्रीडम टू द रिलीजन कि आप कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, वहीं पे हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ये भी उनके राइट को संभालने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करता है। इट मीन्स कि अगर कोई ऐसी बात उठ गई जिसमें जो बिकॉज ऑफ द रिलीजन इंडिया की स्टेट को अगर लगता है कि उसे आना चाहिए बचाने के लिए, तो वो वहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्लियर कट डिस्टिंक्शन है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज की हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। 18 साल से जितने भी 18 साल जिन्होंने अटेंड कर लिया उससे ऊपर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज लाई गई। पहले ये सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास थी, जिनके पास या तो प्रॉपर्टी ज़्यादा थी या तो वो एजुकेशन में अच्छे थे, तो लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज थी। पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर जहाँ पे साक्षरता दर कम थी, और पहली बार इंडिया के लोगों के ऊपर भरोसा किया गया बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज लाई गई कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, और हर किसी को, ये एक तरह से पॉलिटिकल इक्वालिटी की तरफ स्टेप था। इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1988 में। जो पहले एज हुआ करती थी वोट देने की 21, उसको रिड्यूस कर दिया गया 18। नाउ अब तो पता ही है आपको, 18 साल से ऊपर अगर आप हो तो वोट कर सकते हो। सिंगल सिटीजनशिप लाई गई ताकि ब्रदरहुड, ताकि फ्रेटर्निटी को बढ़ाया जा सके, ताकि लोगों में एक ब्रदरहुड वाली भावना लाई जा सके कि हम सब एक हैं। कहीं ना कहीं फिर भी हमारे यहाँ पे दंगे होते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, बट सिंगल सिटीजनशिप का लाने का मेन मोटिव ही यही था कि जो लोग हैं वो आपस में उनमें एकता बढ़े, वो अपने आप को मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन ना देख के सबसे पहले वो अपने आप को इंडियंस देखें कि हम सब भारतीय हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज़, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, कि अगर डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है इंडिया के अंदर, अगर, तो ये ज़रूरी है कि कुछ और भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हों। लाइक डेमोक्रेसी के लिए क्या ज़रूरी है कि इलेक्शंस हो, टाइम से इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शंस हो, टाइमली इलेक्शंस हो। और ये जो काम सौंपा गया वो किसको सौंपा गया? इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि उसके कामकाज में किसी भी तरह की दखलंदाजी ना हो, और एक तरह से जो हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी है वो मेंटेन रहे। कैग मीन्स कंट्रोलर एंड द ऑडिट जनरल। जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पब्लिक का पैसा आ रहा है, उसको देखना कि जो सरकार है, जो पावर में लोग हैं, वो उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से कैग को हमने गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी बोला। यूपीएससी के मेंबर्स की जो भी हायर लेवल पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो अपॉइंट होंगे यूपीएससी को
इंडिपेंडेंट रखा गया, स्टेट पीसीएस को इंडिपेंडेंट रखा गया। और इन सब की इंडिपेंडेंट को इंश्योर करने के लिए अगेन प्रोविजंस लाए गए, लाइक जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में लाए गए थे कि उनके एक्सपेंस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जा रहे थे, सेम इनके एक्सपेंस भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएंगे। डिफरेंस क्या है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी एक्सपेंस निकल रहा है तो उस पर वोटिंग नहीं होती, और वोटिंग नहीं होगी इट मीन्स पार्लियामेंट का कोई भी दबाव नहीं होगा इंडिपेंडेंट बॉडी पे। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस में स्टेट को, ये यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो जाता है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डिवीजन ऑफ पावर है वो चेंज हो जाता है इनटू द यूनिटरी सिस्टम, और पूरी की पूरी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है। दिस इज़ द यूनिक फीचर, और पूरी की पूरी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है। सेंटर अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन तय करता है। इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर पूरा चैप्टर है, ये हम आगे देखेंगे। थ्री टायर गवर्नमेंट इज आल्सो अ यूनिक फीचर। थ्री टायर में लोकल गवर्नमेंट्स को भी ऐड किया गया। पहले दो गवर्नमेंट थी, एक सेंट्रल लेवल पे एक स्टेट लेवल में, लेकिन थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट को भी ऐड किया गया बाय द अमेंडमेंट्स ऑफ 73rd एंड द 74th अमेंडमेंट इन 1992। 73rd अमेंडमेंट में 11th शेड्यूल को ऐड किया गया, 74th अमेंडमेंट में 9th ए पार्ट और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया। 73rd अमेंडमेंट में पंचायत को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड 74th में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अपॉइंट किया गया इन द अर्बन एरियाज एंड पंचायत इन द रूरल एरियाज। क्रिटिसिज्म भी था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। क्रिटिसिज्म क्या था कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो कहीं ना कहीं से लिया गया है, कुछ पार्ट्स कहीं से लिया है, कुछ पार्ट कहीं से लिया है, खुद का तो है ही नहीं। किसी ने बोला ये कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, किसी ने कहा ये अन इंडियन एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी ने कहा ये अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, एलिफेंट साइज इतना बड़ा है, या पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, कि ये पूरा का पूरा लॉयर्स ने बनाया है। भाई उन्हीं की लैंग्वेज है, उन्होंने अपनी लॉ की भाषा में पता नहीं क्या क्या लिखा है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वही है, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उठे।